हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। सो आज हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, हमारा जो यूनिवर्स है, दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकंड वन इज एनर्जी। हमारा पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलके बना है, मैटर और एनर्जी। मैटर की डेफिनेशन में अगर जाएं, मैटर इज अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई, मैं लिख लूंगा, जब पूछूंगा तो बोलेंगे, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस सम मास। यानी कि मैटर वो सब्सटेंस है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जो जगह घेरता है, प्लस उसका कुछ मास होता है। देखो, जब हम बात करते हैं ना स्पेस की, तो स्पेस की बात आती है तो बात होती है वॉल्यूम की। अगर कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो हम कहते हैं वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। मास, देखिए, तो इस डेफिनेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि कोई चीज़ जो जगह घेरे मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे, और जिसका कुछ मास हो, वो मैटर बन जाती है। पर जगह भी घेरे और मास भी हो तो मैटर बनेगी, ऐसे नहीं। जैसे हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को कह देते ना, भैया तू तो मेरी जान है। जान तो मैटर ही नहीं होती, तो कह देते हैं तू मेरी जान है। हम कहते हैं मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार भी मैटर नहीं होता, क्योंकि प्यार का ना कोई मास है ना कोई वॉल्यूम है। कोई कह सकता है कि मैं तुझे 2 किलो प्यार करता हूँ, कोई कहता है मैं तुझे 2 लीटर प्यार करता हूँ। प्यार, नफरत भी, क्या नफरत कोई मैटर है? नफरत भी कोई मैटर नहीं है। एंगर, मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई कहता है मुझे 2.5 किलो गुस्सा आ रहा है, वो भी नहीं बोलते। तो मैटर अगर किसी चीज़ को होना है तो इट हैज़ टू ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड इट मस्ट पोजेस सम मास। ये सबसे पहली कंडीशन है। देखो, आप जब एसआई यूनिट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। वॉल्यूम की एसआई यूनिट नॉर्मली बच्चे गलत बोलते हैं। वॉल्यूम का एसआई यूनिट बच्चे से पूछो, 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे के बार गलत बोल देते हो, आप तो 9th क्लास के बच्चे हो। तो वॉल्यूम की, हाँ, लीटर, मैंने कहा ना गलत बोलते हैं बच्चे, तो गलत जवाब है, लीटर इज अ रॉन्ग आंसर। वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। मीटर क्यूब इज एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होती। जो, हाँ जी मैम, मैं वीडियो पॉज कर दूँ क्लास। तो जो वॉल्यूम होगा आज के बाद एसआई यूनिट में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में, उसकी यूनिट निकाले नहीं आपने, मीटर क्यूब बच्चों, मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। मैं एसआई यूनिट की एक क्लास अलग से भी ले लूंगा, पर पता होना चाहिए वॉल्यूम की एसआई यूनिट, ठीक है जी। जैसे डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, तो फिर अगर एरिया की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो फिर मीटर 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 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, समझ में आ गया? अभी लॉजिक समझ में आ गया बच्चे? देखिए, अगर हम बात करें, हमारे पुराने जो कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, एंशियंट साइंटिस्ट जो इंडिया के थे, जो वेद व्यास लिखते थे, उन्होंने मैटर को
पंच तत्व से बताया, पदार्थ लिखा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हर चीज़ पंच मतलब 5 तत्व, मतलब 5 चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो उन्होंने 5 तत्व की बात करी, जिसमें लिखा एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। स्काई या स्पेस, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि इस संसार में कुछ भी हो वो इन 5 चीज़ों से बना होता है। इवन हम इंसान भी 5 चीज़ों से बने होते हैं, ये कहा गया है हमारे पुराने ग्रंथों में। आपने नोट किया होगा, कभी आप न्यूज़ सुने, कभी न्यूज़ में कभी बताते हैं किसी की डेथ होती है, तो डेथ के बाद कहते हैं ना कि भी इनको पंच तत्व विलीन किया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंच तत्व विलीन किया गया? कि हम 5 तत्वों से मिलके बने होते हैं और हम 5 तत्वों को वापस सपोर्ट कर देते हैं, तो पंच तत्व विलीन करने को ये मतलब कहते हैं। तो हम खुद कितने चीज़ों से मिलके बने हैं? हम 5 चीज़ों से मिलके बने हैं। हाँ बेटा, आपका डाउट? हाँ, वही बात कर रहा है जो बच्चा, जो अंतिम संस्कार करने की बात होती है उसमें 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। आग भी दे दी जाती है, जल में भी डाल दिया जाता है, अर्थ को भी दे दिया जाता है, तो वो 5 तत्वों को देने की बात होती है, राइट। चलिए छोड़िए, अब जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट इस बात पे नहीं बात करते। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मैटर है ये 2 चीज़ों से क्लासिफाई किया गया जाएगा, एक उसकी फिजिकल नेचर से और एक उसकी केमिकल नेचर से। यानी कि मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेजर फैक्टर। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। हम स्टार्ट करेंगे किससे मेरे बच्चों? फिजिकल से शुरू करते हैं। आओ फिजिकल से शुरू करते हैं, वीडियो पॉज कर दो। देखिए जी, अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब देख के, ठीक है, अभी बात करेंगे उसकी, अभी उसकी आगे हायर स्टेट में जाएंगे। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ एक्टिविटी की। बच्चा कहते हैं एक्टिविटी क्या होती है, पहली बार पढ़ता है बच्चा एक्टिविटी। देखो, एक्टिविटी आप बचपन से करते आ रहे हो, बताता हूँ। आप बचपन में जब छोटे रहे होंगे तो आपने कभी माचिस की तीली चलाई होगी, तो जब आपने माचिस की तीली चलाई थी वो आपने क्या एक्टिविटी करी थी? और एक्टिविटी से हमें कुछ देखने को और सीखने को मिलता है। आप नोट करो, मैंने 2 चीज़ें बोली हैं, देखने और सीखने को मिलता है। आपने जब माचिस की तीली चलाई तो आपने क्या देखा? आग लग रही है, उससे आपने क्या सीखा? आग में गर्मी होती है, स्किन पे लग जाए तो स्किन जल जाती है, फूंक मारो तो धुआं निकलता है। तो ये आपने एक्टिविटी करी थी छोटी सी बचपन में, आपने कुछ देखा और उससे सीखा। तो ऐसे ही हम साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम क्या करते हैं? एक्टिविटी हम करके कुछ देखते हैं प्लस फिर कुछ सीखते हैं। यानी कि एक्टिविटी का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? टू ऑब्जर्व समथिंग एंड टू कंक्लूड समथिंग। कंक्लूड करना, और पहले ऑब्जर्व करके कुछ सीखेंगे। और सबसे पहली एक्टिविटी है, मान लो आपने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर लेके इसको मार्क कर लिया कि वाटर यहाँ तक है, मार्कर से मार्क कर लिया। घर पे करके देखना इसको, आज ही घर जाके देखना। आपने इसमें मान लो 20 ग्राम शुगर डाल दी, शुगर डाल के इसको खोल दो। जब आप 20 ग्राम शुगर डाल देंगे, पहले तो शुगर नीचे पड़ी रहेगी, जब आप उसको स्टर कर देंगे तो शुगर इसकी घुल जाएगी। मान लो मार्क यहाँ था, तो शुगर जब घुल जाएगी तो घुलने के बाद ऐसे हो जाएगी। और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ऑब्जर्व कर। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप देखेंगे, नहीं यही तो बात है मेरे बच्चे, वो बच्चा कह रहा थोड़ा ऊपर नहीं। जब आप देखेंगे मार्क यहाँ था, चीनी घोलने के बाद भी मार्क वहीं का वहीं है, यानी कि पानी और सॉल्यूशन का लेवल वहीं का वहीं है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, यानी कि ऑब्जर्व क्या किया मैंने कि लेवल ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ प्योर वाटर। सेम था लेवल, सेम था लेवल, बड़ा नहीं था। ये मैंने ऑब्जर्व किया।
अगर मैंने ये ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने के बाद कुछ ना कुछ इससे मैं क्या करूँगा, कंक्लूड करूँगा। इससे मुझे ये पता चला कि आप अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल मान लो, एक पल के लिए अपने आप को क्या मान लो, वाटर मॉलिक्यूल। पर एक बात बताओ, आपके बीच में गैप है नहीं है? ऐसे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है, आप में और इस बच्चे में गैप है नहीं है? ऐसे वाटर मॉलिक्यूल में आगे पीछे वालों में भी गैप होता है। आप दोनों बच्चियां बैठी हो, आप दोनों बच्चियां बैठी हो, दोनों बच्चियां बैठी हो, आप सबके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है या नहीं है? हाँ या ना है? अब मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी आपकी बाउंड्री लगा लो, एक आपकी बाउंड्री हो गई। मान लो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, और मैंने इन दो बच्चों के बीच में एक कॉपी को रख दिया। लो जी, अब जैसे इन दो बच्चों के बीच में कॉपी आई तो क्या ये बच्चा इधर हुआ या ये बच्चा इधर हुआ, या बैठे बैठे बीच में फिट होगी कॉपी? बैठे बैठे फिट हो। तो क्या आपका वॉल्यूम चेंज होगा इसके बीच में आने से? क्या आप एक्सपेंड करें? इस किताब को बच्चों मैं आपके बीच में रखता हूँ, आपके बीच में रखता हूँ, तो बताओ आपके बीच में रखने के बाद क्या आप इधर उधर हो गया? कॉपी बीच में फिट हो जाएगी? फिट हो जाएगी, यानी कि आपका भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक ऐसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा फ्री स्पेस होता है। क्या होता है? फ्री। अब इस फ्री स्पेस में शुगर के मॉलिक्यूल आके बैठ गए। अब शुगर के मॉलिक्यूल आके बैठ गए तो क्या पानी का अपना वॉल्यूम बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा। मान लो अगर ये वाटर 100 ग्राम था और शुगर डाली 120 ग्राम, तो इधर मास कितना हो चुका होगा? 120 ग्राम। ये बात समझ में आ गई? लॉजिक क्लियर हो गया? तो वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा, इसका क्या मतलब है? आ रहा हूँ। वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल आर हैविंग सम फ्री स्पेस इन बिटवीन देम which is occupied by sugar molecule, therefore there is no change in the volume. हाँ बेटा, आपका डाउट? सर अगर वाटर का मास 100 ग्राम और अगर शुगर डाले 120 ग्राम तो 120 ग्राम से रहेगा, 220 हो जाएगा। टोटल 290 हो जाएगा। मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर अगर ये 100 है और ये 20 है तो 120 होगा, अगर ये 100 है तो 50 है तो 150 होगा। तो सिंपल सी बात है। लॉजिक समझ आ गई बात आपको मेरी? तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलती है कि मैटर is made up of particles. मैटर किससे बनाता है? which are having yes free space between them. क्या पहली ऑब्जर्वेशन क्लियर है मेरे बच्चों? और पहली ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन समझ में आ गई कि भैया मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है, और हर पार्टिकल में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता ही होता है। आपके मन में एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा होगा कि सर चलो लिक्विड में तो स्पेस होता है, सॉलिड में भी होता है। यस, सॉलिड में भी पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। हाँ, वो स्पेस थोड़ा कम होता है, पर होता है। ये बोर्ड है, इसके बीच में भी स्पेस होगा, ये मार्कर के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होगा, पर काफ़ी कम होगा। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में तो और ज़्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है जी? और सेकेंड एक्टिविटी करते हैं। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर, मतलब ये पार्टिकल कितने छोटे हैं। देखते हैं। आप एक काम करो, आप पानी लो, पानी के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट, क्या नाम है इसका? पोटाशियम परमैंगनेट। क्या बेटा? क्या कहते हैं इसको? हाँ, इसका अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4, जो आपको याद नहीं करना अभी। KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट डालो, और कितना डालो? ओनली फ्यू क्रिस्टल का मतलब है 1-2 दाने डाल दो बस। आपने घर में देखा ना, चीनी के दाने होते हैं ना, चीनी के 1-2 दाने होते हैं ना, ऐसे इसके 1-2 दाने डाल दो बस। ज़्यादा डाल रहा हूँ, कम डाल रहा हूँ? बहुत कम डाल रहा हूँ। जैसे इसको इसके अंदर डालूंगा तो इसका कलर डार्क
पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। और पानी कितने ml है? सिर्फ डार्क पिंक हो गया। अब ये तो समझ गए कि पिंक कलर जो आया वो KMnO4 की वजह से आया होगा, यानी कि KMnO4 के पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में फैल गए। अब एक काम करो, इसमें से सिर्फ 10 ml निकालो। कितने ml? सिर्फ 10 ml, इतना सा निकालो, सिर्फ 10 ml। और 10 ml निकालने के बाद बाकी 90 ml पानी डाल दो। 90 ml क्या डाल दो? तो ये डार्क पिंक से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइट पिंक। समझ में आ गई बात? वो तो हो ही जाएगा। आप घर में रूह अफ़ज़ा बनाओ, गर्मियों के दिन है, और रूह अफ़ज़ा ज़्यादा डाल दो तो डार्क पिंक बनता नहीं बनता? और उसमें से थोड़ा सा आधा गिलास डाल के उसमें और पानी डाल दो तो डार्क पिंक से लाइट पिंक नहीं हो जाता? लाइट पिंक हो गया। यानी कि अब इसके अंदर KMnO4 के पार्टिकल्स आए या नहीं आए? आ गए, तभी तो पिंक चल रहा है अभी भी। अब आप इसमें से 10 ml फिर निकालो, सिर्फ 10 ml इसमें से, और बाकी 90 ml क्या डाल दो इसके अंदर? वाटर डाल दो। अब ये लाइट पिंक से वेरी लाइट क्या हो जाएगा? इसका मतलब अभी भी KMnO4 के मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं या नहीं है? तभी तो पिंक चल रहा है। आप इसमें से 10 ml फिर निकालो और इसमें फिर 90 ml पानी डाल दो। अब ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली लाइट। और आप ये 10 ml डालते रहो तो आपको उसका पिंक कलर तो दिखता रहेगा ना, यानी कि उसके मॉलिक्यूल अभी भी उसके अंदर मौजूद हैं, हाँ या नहीं? ट्रांसमिट हो जाएगा और मॉलिक्यूल तब भी उसके अंदर रहेंगे। हाँ, अब बोलो, डाउट बोलो किसी को। हाँ, अब बताओ इससे मैं क्या सीखा? इससे मैं ये सीखा कि चाहे KMnO4 के 1-2 दाने ही थे, पर उसके अंदर भी उसके बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स थे, हाँ या ना? तभी तो बिलियन ट्रिलियन इसमें आए, फिर उसमें से कुछ इसमें आए, फिर उसमें से कुछ इसमें आए, फिर उसमें से कुछ इसमें आए, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, चलते जा रहे, नहीं चलते जा रहे हैं। तो यानी कि मैटर पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। हम ये कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से, यानी कि इस एक्टिविटी से मेरी कंक्लूजन क्या निकलती है? इस एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। समझ में आ गई बात जी? जो पार्टिकल हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। पर आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पोटेशियम परमैंगनेट मैं कहाँ से लाऊंगा? नॉर्मली केमिस्ट से मिल जाता है, पर बच्चों को देंगे नहीं वो केमिस्ट। आप इसी को एक्सपेरिमेंट को डेटोल से कर लो या रूह अफ़ज़ा से कर लो। आपके घर में रूह अफ़ज़ा तो होगा ही होगा। इंक से कर लो, रूह अफ़ज़ा होगी, तो रूह अफ़ज़ा से करोगे तो वो लाइट पिंक, डार्क पिंक आप करके देख सकते हो। डेटोल से करके देख लो। डेटोल की 2 बूंदें डालोगे, आपको डेटोल की खुशबू आएगी, फिर उसको डाइल्यूट कर दो, फिर आपको फिर खुशबू आएगी, फिर आपको और डाइल्यूट कर दो, फिर खुशबू आएगी, फिर और डाल दो, फिर खुशबू आएगी। यानी कि डेटोल के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा हैं और इतने छोटे हैं कि वो अभी भी उसके अंदर कायम हैं। तो सेकंड कंक्लूजन क्लियर है क्या? मैटर इज पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। 2 क्लियर हो गई। पॉज करो, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 3। आप एक इंसेंस स्टिक लीजिए। इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, अगरबत्ती या धूप जो आपने घर में इस्तेमाल करी होगी, ठीक है जी? देखिए, ज़िंदगी में नहीं देखी अगरबत्ती धूप? देखिए। आप इस अगरबत्ती को कम से कम 10 फीट से देखो। क्या 10 फीट से इसकी खुशबू आएगी? नहीं आएगी। अगर इसकी खुशबू नहीं आई तो क्या इसके पार्टिकल चल के इसके नाक तक पहुँचे? खुशबू तब आती है जब पार्टिकल नाक तक पहुँच जाए, ठीक है जी? ठीक है जी। अब आप इसको लगा दो आग। आग लगा दी माचिस की तीली से। जब इसको आग लगा दोगे जलेगा, जलेगा तो इसके पार्टिकल चारों दिशाओं में भागेंगे। भागते भागते कल ही कराया डिफ्यूजन,
यहाँ इसके पार्टिकल ज़्यादा है, यहाँ इसके पार्टिकल, तो ये अपने आप हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ भागेंगे, डिफ्यूजन होना शुरू हो गया। जब ये भागेंगे 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 भागेंगे, इसके नाक में घुस गए, नाक से घुसने के बाद इसके वापस इसके ब्रेन तक जाएगा मैसेज और खुशबू आ जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि ये धूप या अगरबत्ती जल रही है। समझ आ गई बात? इससे हम ये आपने ऑब्जर्व किया कि इसकी स्मेल आ रही है, ऑब्जर्व करने से हमने कुछ सीखा तो होगा ही ना। तो अब हमने इससे क्या कंक्लूजन ली, मैं आपको बताता हूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब बच्चा आपका डाउट? हाँ, बच्चे ने पूछा हीट के कांटेक्ट में तभी डिफ्यूजन क्यों हुई? ऐसा नहीं है, जब ये जले तो ये सॉलिड से क्या बन गए? गैस। तो गैस के पार्टिकल बहुत फास्ट डिफ्यूज करते हैं, तो बहुत जल्दी उसके नाक तक आ गए और उसको सूंघ गए और उसको पता चल गया, और इससे पता चल गया कि अच्छा पार्टिकल मूव किए तभी तो उसको पता चला ना। तो क्या पार्टिकल मूव कर सकते हैं? हाँ या ना? अरे एक बात बताऊँ, पार्टिकल मूव नहीं करते ना तो हम जिंदा ना होते। आप खाना खाते हो ना, खाना खाते हो, खाना खाने से लेके आपके माउथ से, फिर इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, ब्लड से हार्ट में, हार्ट से सारे ऑर्गन में, ये मूवमेंट ही तो हो रही है पार्टिकल की। तो पार्टिकल की मूवमेंट तो होती है, चलती रहती है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। पर टॉपिक से हटके एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ, ये जो धूप या अगरबत्ती होती है ये नहीं जलानी चाहिए, ये नहीं जलानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर आप मेरी केमिस्ट्री पे ट्रस्ट करते हैं कि ये जानते हैं कि सर को केमिस्ट्री ज़्यादा आती है हमसे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ कि धूप अगरबत्ती हमारी लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है, सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होती है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे सामने कोई धूप जला रहा है तो एक तरह से मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो मेरे लिए सिगरेट पीना जितना हार्मफुल है जितना ये चल रही है मेरे सामने। तो अगर आपके घर में जलाते हैं तो उनको समझाइए कि ये नहीं जलानी चाहिए। हाँ, वहाँ जलाओ जहाँ खुला हो, वेंटिलेशन हो, खुले घर हो, कमरे में 5-6 खिड़कियाँ हो, 2-3 दरवाजे हों, वेंटिलेशन हो। पर आजकल के जो घर हैं उनमें वेंटिलेशन नहीं होती, खिड़कियाँ रोशनदान नहीं होते, ज़्यादा दरवाजे नहीं होते, तो धुआं अंदर का अंदर रहता है और वो हमारी लंग्स को, आइज़ को अफेक्ट करता है। तो नहीं जलानी चाहिए अगर आपके घर कंजस्टेड है और वेंटिलेटेड नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है, बहुत खुले हैं, खिड़कियाँ दरवाजे हैं, जलाओ। मैं तब भी कहूँगा ना जलाओ, पर चलो मन करता जला लो, अदरवाइज ना ही जलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। आओ, क्या थर्ड एक्टिविटी क्लियर है मेरे बच्चों सबको? सीखने को क्या मिला, समझ में आ गया? अब हम इसी चीज़ को करेंगे, हम पानी लेंगे और इस पानी में डालेंगे कुछ ड्रॉप्स, मान लो रेड इंक की, रेड इंक ले लो या ब्लू ले लो, आपका जो मन करे। हमने वो चीज़ लेनी है जो हमें दिखाई दे, ठीक है जी, दिखाई दे, हमने वो चीज़ लेनी है। आप देखोगे जो इंक की ड्रॉप होगी वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे क्या करनी शुरू कर देगी? जहाँ लो होगी वहाँ भागनी शुरू हो जाएगी, जहाँ लो होगी वहाँ भागनी शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि वो इंक अब पूरे बीकर को रेड या ब्लू कर चुकी होगी, यानी कि फैल गई ना पूरी इंक। और इस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को एक दूसरे के साथ इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। हाँ, मैं बोलता हूँ, डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस in which the particle moves from a region of high concentration to low concentration, high concentration to low concentration। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको जो अभी मैं नोट्स दूंगा, इन नोट्स में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, तो अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। और जिसके पास नोट्स नहीं है, जो वीडियो लेक्चर देख रहा है, वो इस नंबर पे मुझसे नोट्स ले लेगा, मैं उसको व्हाट्सअप कर दूंगा। आपको भी चाहिए तो इस नंबर पर लेना, मैं आपको PDF भेज दूंगा इस नंबर पर, ठीक है मेरे बच्चों? तो ये थर्ड फोर्थ एक्टिविटी क्या सिखा रही है? बोलो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मूव ही तो कर रहे हो। तो यहां से हमने किसकी डेफिनेशन सीखी मेरे बच्चों? नहीं, इट इज ए फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस विद ईच अदर व्हिच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ
सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। याद करो कल एक मैंने बायो के लेक्चर में ऑस्मोसिस बताया था, पर उसमें एक चीज़ आ गई थी, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई थी बस। तो अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आने जाना शुरू हो जाएं तो फिर उसको डिफ्यूजन ही कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। ये कल हमने बात करी थी, आपको याद होगा। चलो, क्या ये क्लियर है? अब आप एक काम करो, आप सेम पानी में इंक की जगह अब आप डालो शहद, हनी डालो। अब बताओ, हनी की मिक्सिंग होगी? बिल्कुल होगी। अगर मिक्सिंग होगी तो हनी की मिक्सिंग क्या इंक की स्पीड से होगी या स्लो होगी? स्लो होगी। इससे हम एक चीज़ और सीख गए। देखो, ऑब्जर्व करके सीखना, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। तो अगर आपको बचपन से आदत है ना कुछ देख के कुछ सीखना है, देख के कुछ पूछना, तो यानी कि बचपन से आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट भरा हुआ था। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, नहीं है तो इसको डेवलप करो। तो यहाँ से मैं क्या सीखा कि डिफ्यूजन दो चीज़ें अलग स्पीड से करती हैं और अलग दो चीज़ें अलग स्पीड। सारा डिफ्यूजन सबका एक जैसी स्पीड से नहीं होता। डिफरेंट सब्सटेंस डिफ्यूज विद डिफरेंट सब्सटेंस विद अ डिफरेंट रेट। अच्छा, एक काम और करो, मैंने इसको हीट कर दिया। हीट करने से शहद स्पीड से डिफ्यूज होगा या स्लोली डिफ्यूज होगा? तो रेट मतलब स्पीड, रेट मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हनी इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज कर जाएगी। हनी तेज स्पीड से डिफ्यूज हो। यानी कि अब मेरी कंक्लूजन बदल गई। अब मेरी कंक्लूजन हो गई कि जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड, ध्यान से समझना, पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी एंड पोजेस सम काइनेटिक। बच्चा कहता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बताओ। जब भी कोई सब्सटेंस मूव करेगा, ये देखो मूव कर रहा ना, ये मूव कर रहा ना, ये मूव कर रहा ना, मूव करने के दौरान जो इसमें एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी? स्टिल है पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ाएंगे आपको, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाएंगे। पर आपसे मैं पूछता हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी हीट करने से बढ़ेगी या कम होगी? तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज, ये इंक्रीज ऐसे लिखूंगा, इंक्रीज समझ जाओगे, इंक्रीज लिखा है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। इंक्रीजेस देख रहे हो कैसे लिखा है, समझ जाओगे। पर आप एग्जाम में मत लिखना ऐसे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन, कह रहा है कि हीट करने से डिफ्यूजन का क्या होगा? आप कहेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात जी? लॉजिक क्लियर है? तो अगर सोचो यहाँ पर भयंकर सर्दी है, भयंकर सर्दी है, -20 डिग्री -30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो मैं स्प्रे करूँगा ना परफ्यूम का तो खुशबू आप तक आएगी पर स्लो आएगी। पर अगर यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप बताओ पार्टिकल आप तक जल्दी पहुँचेंगे स्लो पहुँचेंगे? तो डिफ्यूजन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन भी या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगी। स्पीड कह लो, रेट कह लो, एक ही बात होती है। हाँ, गर्म पानी में इंक डालो जल्दी स्प्रेड करेगी। ठंडे पानी, अब गर्म पानी में चीनी घोलो, जल्दी घुलेगी स्लो घुलेगी? तो ठीक है ना, उसका भी डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगा। क्या ये एक्टिविटी क्लियर है? पॉज कर दो। अब हम नई एक्टिविटी करेंगे, लास्ट एक्टिविटी। आप एक रबर लीजिए, आप एक चौक का पीस लीजिए, जो स्कूल में चौक से पढ़ाते होंगे आपको। आप एक लोहे का कील लीजिए, आयरन नेल लीजिए। आप देखेंगे
और आप जब इसको हैमर करेंगे, हथौड़े से मारेंगे इनको, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कुछ नहीं बिगड़ेगा? चलो रबर को हटा दो यहाँ से, चलो रबर से कंफ्यूज हो जाओगे। अब बताओ ऐसी कौन सी है जिसका कुछ नहीं बिगड़ेगा? लोहे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मैं ऐसे ऐसे मारूंगा टैप टैप टैप, अब बहुत तेज भयंकर मारूंगा तो उसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और थोड़ा सा मारते ही ये तो क्या। इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये सीखा कि मैटर पार्टिकल से तो बना है, वो तो पहले ही सीख चुका था। पार्टिकल भी के बीच में स्पेस है, मैं वो भी सीख चुका था। पर इससे मैं एक चीज़ सीखा कि इसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कर रहे थे, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करते मैंने थोड़ा मारा हिले नहीं। और इसके अंदर पार्टिकल की अट्रैक्शन थोड़ी पुअर थी, जैसे थोड़ा हमारा पार्टिकल अलग हो गए, चूर चूर हो गया। यानी कि इस एक्टिविटी से मैं क्या सीख रहा हूँ कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब अट्रैक्शन इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी। लॉजिक समझ में आया मेरे बच्चे? अब मार्कर है, इसको भी थोड़े से मारूंगा पर थोड़ा दब जाएगा। ये लोहे से कमज़ोर अट्रैक्शन है, पर किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है? चौक से तो स्ट्रॉन्ग ही है ना इसके अंदर। तो क्या सबके अंदर अट्रैक्शन सेम होगी, डिफरेंट होगी? सब्सटेंस बदलेगा तो अट्रैक्शन बदलेगी। ठीक है मेरे बच्चे? और मान लो ये पानी है, ये पानी पड़ा हुआ है, इस पानी में आपने अपना हाथ डाला, जैसे ही अपना हाथ डाला तो पानी पीछे हट जाएगा और पानी की जगह आपका हाथ आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है पानी के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी वीक थी? वीक थी, तभी तो पानी हट गया। आपने हाथ डाला, पानी कहता मैं जा रहा हूं। तो पानी के अंदर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग लग रही है वीक लग रही है? वीक लग रही है। स्पेस भी तो था, वो लिक्विड था। तो यहां पे मेरी कंक्लूजन क्या आई, ध्यान से देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ क्या आर ऑलवेज अट्रैक्ट एंड दिस अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट क्या अलग अलग सब्सटेंस में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चे ये बात? अट्रैक्शन वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो अगर मैं आपको कहूँ सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किस में लगी इस एग्जांपल में? आयरन में, फिर एक चौक में, फिर वाटर में, लिक्विड वाटर में। ये क्या थी? इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई बात? कोई डाउट? तो जरा कंक्लूड करते हैं कि हमने कौन कौन सी कंक्लूजन सीखी। सुनना, आप बोलना मत मेरे साथ साथ। मैंने लिख दी है, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं। सबसे पहली कंक्लूजन मैंने ये देखी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर हैविंग फ्री स्पेस बिटवीन देम। पहला पॉइंट क्लियर है? सेकंड मैंने ये सीखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है जी? थर्ड मैंने ये सीखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये बात क्लियर है? और मैंने फिर एक और चीज सीखी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट each other and this attraction is different in different substance। आयरन नेल में अलग होगी, चौक में अलग होगी, इस मार्कर में अलग होगी, मैंने वॉच डाली है अलग होगी, गोल्ड की ज्वेलरी अलग होगी, कॉपर का बर्तन है आपके घर में अलग होगी, ये स्टील है इसकी अट्रैक्शन पार्टिकल की अलग होगी। सबकी अट्रैक्शन सेम होगी, डिफरेंट होगी? जब सब्सटेंस अलग है तो अट्रैक्शन तो डिफरेंट होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एग्जाम में क्या आ सकता है? इस लेक्चर में से आपको आ सकता है कि ये जो मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, फिजिकल नेचर के बेसिस पे, ये हो जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आपको आ सकता है
गिव एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो केमिनोफोर वाली दे देना, डेटोल वाली दे देना। गिव एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट मैटर हैविंग पार्टिकल विच आर हैविंग फ्री स्पेस, और वाटर में चीनी वाली एक्टिविटी दे देना। गिव एन एक्टिविटी विच शोज that the particles of the matter attract each other and this attraction is different in different substance। आयरन नेल चौक पानी वाली हैमर वाली एग्जांपल दे देना। समझ में आ गया? मुश्किल थोड़ा है। गिव एन एग्जांपल दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इंसेंस स्टिक वाली एग्जांपल दे देना, या इंक इन वाटर वाला एग्जांपल दे देना, और हनी वाटर वाला एग्जांपल दे देना। साथ में हीट वाली बात कर देना। हीट वाली बात करते डिफ्यूजन तेज हो जाएगा, तो इससे आप ये भी बात कह पाएंगे कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात? फिर आपसे डिफ्यूजन की डेफिनेशन आ सकती है, वो भी मैंने बता दी। तो ये इस चैप्टर में से छोटा छोटा टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी रुक जाओ। अब जैसे मैंने इसमें एक क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे है, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, सुन लो। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मैटर है? चेयर, इज चेयर मैटर? यस। एयर, एयर का मास होता है भाई, मॉलिक्यूल्स उसमें। लव, स्मेल, क्यों? आई बाप, तो कोई स्मेल आई मुझको, तो कुछ तो मॉलिक्यूल अंदर मेरे नाक में गए, मॉलिक्यूल गए मेरे दिमाग तक पहुंचे, तभी तो मैंने कहा स्मेल आ रही है। तो स्मेल में पार्टिकल का मास होगा नहीं होगा? होगा। तो स्मेल भी एक मैटर है। स्मेल है तो कुछ तो कोई चीज़ तो होगी जो मेरे नाक में जा रही है। तो मास है तो स्पेस तो होगा ही होगा, मॉलिक्यूल है तो स्पेस होगा ही होगा, चाहे छोटा हो चाहे वॉल्यूम कम हो। हेट, हेट मैटर नहीं है। एंगर, गुस्सा आ रहा है मुझको, कभी कहता है 2.5 किलो गुस्सा आ रहा है मुझे। वो एक मूवी में कहता है 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ हो सकता सनी देओल का, पर 2.5 किलो का गुस्सा नहीं हो सकता, 2.5 किलो का गुस्सा नहीं हो सकता। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मैटर है। थॉट, मेरे को विचार आ रहा है, कभी कहा है कि मेरे को 2 किलो का विचार आ रहा है, तो थॉट मैटर है नहीं है? थॉट इज नॉट अ मैटर। पक्का? कोल्ड, नो। लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, ये सारे क्या हो गए? मैटर हो गए। तो आपका फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।